2023 का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज द फार अल्ट्रा वायलेंट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स आर फाउंड, ठीक है। तो इसमें लाइमन सीरीज़ है, जो कि मैं पिक्चर भी दे दूंगी वीडियो में, ठीक है, आप वो लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, द ओम लॉ इज़ एप्लीकेबल। ओम लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? तो आपको पता है 124 में 3 लॉज होते हैं, एक चार्ल्स लॉ होता है, एक बॉयल्स लॉ होता है, एक ओम लॉ होता है। चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ओम्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डीसी करंट दैट डजंट चेंज। अच्छा, हमें वो करंट बताना है जो चेंज नहीं होता, जिसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। तो एक स्टेडी करंट है, जिसको हम कांस्टेंट करंट भी बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट करंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी करंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेडी करंट के नाम है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज़ हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं टू द एक्सटर्नल लोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड। अच्छा, वो पोटेंशियल जो बैटरी के टर्मिनल पर अटैच हो तो उसे हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 जूल इज़ इक्वल टू, अब आपको ये पता है 1 जूल इज़ इक्वल टू, ये बहुत ईजी है, ये मैं करवा चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरिस्पॉन्ड टू द मूवमेंट ऑफ अ फोटोन, ये भी फॉर्मूलाज है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइफ इज़ दिस, वेवलेंथ ये है, तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पे बहुत इजी फार्मूला लगेगा, ये मैंने एक पॉइंट लिखा है, इसको इससे कंफ्यूज मत होना। ये प्लैंक कांस्टेंट की अजम्पशन थी कि भाई एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन है, फिर इस तरह का फार्मूला बनता है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट मैंने एक प्लैंक कांस्टेंट का आपको वो फार्मूलाज लिखवाए हैं। बाकी फार्मूला ये है, एफ इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, आप 3 से 3 कट जाएगा, 7 जब ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज 10 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 हर्ट्ज। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर, द एनर्जी ऑफ अ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, अभी आपने खुद देख लिया, द एनर्जी ऑफ अ लाइट इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 132, ऑन विच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफॉर्मर वर्क, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, इसका मैं PDF लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है, पूरे पेपर का। मैं सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर वो डाउ का जो रिकंडक्टेड हुआ था वो भी इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगी मैं इंशाल्लाह इसी दिन या अगले वीक में। 133, इफ़ वन ट्रांसफॉर्मर हैज़ 500 टर्न्स ऑन अ प्राइमरी कॉइल एंड 250 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल देन। अच्छा, इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ईजी कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, ठीक है। पहले अगर आपको ये पता है ना कि व्हाट इज स्टेप अप एंड व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, आपको पता है 2 किस्म के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप हम उसे बोलते हैं जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स और वोल्टेज प्राइमरी जो है वो ज़्यादा होता है तो हम उसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, अगर आप ध्यान लगाओ तो प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा है सेकेंडरी से, तो मतलब ये कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। दूसरी बात ये है इसमें कि आउटपुट और इनपुट हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी जो होता है वो इनपुट होता है और सेकेंडरी जो है वो आउटपुट होता है। अब अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, आपकी इनपुट ज़्यादा है, आपका प्राइमरी ज़्यादा है, यानी आपका इनपुट ज़्यादा है, सेकेंडरी कम है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो अगर हम लास्ट से पढ़ें, आंसर तो पता है हमें, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो आउटपुट वोल्टेज इज़ ज़ीरो नहीं, वो ज़ीरो होगा ही नहीं, और आउटपुट वोल्टेज इज़ डबल, आउटपुट वोल्टेज डबल हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकेंडरी ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कम होता है जबकि प्राइमरी ज़्यादा होता है। आउटपुट एंड इनपुट इक्वल नहीं हो सकते, तो ऊपर वाला ऑप्शन सबसे बेटर है, आउटपुट वोल्टेज इज़ हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द चेंज इन द मैग्नीट्यूड फ्लक्स पर यूनिट। ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, ठीक है, इसके यूनिट्स बता चुकी हूँ। व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड इंडक्शन एंड यूनिट एरिया, हो गया है, मैं पिछले वीडियोस में बहुत, ये पिछले जो 2022 का पेपर मैंने सॉल्व किया ना उसी में बताया है। व्हाट डज द मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर, इट्स मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये भी मैंने बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में 2022 में, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज बाय द एप्लीकेशन ऑफ 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो ये वाला लग रहा है 138 वाला, इक्वल्स टू क्यू वी। क्यों मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, वोल्टेज आपका 2 दिया है, मेरा आंसर ये आ रहा है, जबकि ये लोग बोले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.92 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इनके आंसर्स और मेरे आंसर मैच नहीं हो रहे, जबकि आंसर यही आ रहा है। विच लॉ एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, विच लॉ एक्सप्लेन करता है चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स का रिलेशन, दैट्स अ कूलम्स लॉ। व्हेन डज इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट अराउंड अ चार्ज रिप्रेजेंट। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होता। अगर आपने एक एरिया लिया, मैं समझा भी चुकी हूँ, मैंने बस एक एरिया को छोड़ो, मैंने एक चार्ज उठाया और वो मैं यहाँ पे रख दूँ, इस फ़ोन के ऊपर मैं एक चार्ज को रख दूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वो चार्ज रख देती हूँ ना इस फ़ोन के ऊपर, तो एक मतलब वो चार्ज जो है वो फोर्स यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन स्टार्ट कर देगा अगर उसके अराउंड दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जो एरिया जनरेट हो जाएगा ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट, अराउंड अ चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, द इफेक्टिव एरिया फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद 1 न्यूटन अपॉन कूलम इक्वल्स टू, ये भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मैं ये यूनिट्स मैंने बहुत करवा दिए हैं। What will be the value of acceleration if a body of mass is acted upon the। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये मैंने आपको करके भी दे दिया। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं, बस फिजिक्स छोड़ो, मैथ देखना है आप लोगों का। आपने 10 लिया, मास आपने 0.5 लिया, आपको पता है 0.5 इक्वल्स टू 1/2। 1/2 यानी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, 0.5 के बजाय आप 1/2 डाल दो, 2 को ऊपर ले जाओ, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे है क्वेश्चन नंबर 143। 143 बोलता है व्हाट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये थोड़ा याद रखिएगा, अगर लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है दैट इज़ फोर्स, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ टॉर्क। ये 2 बात याद रखिएगा। ठीक है, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। द रेडिएशंस आर डेंजरस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे डैमेज द सेल्स, क्योंकि ये आयन प्रोड्यूस करते हैं आपके सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी। अगर आपकी वेलोसिटी में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में जब चेंज आती है तभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होती है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, अच्छा ये थोड़ा आपको मैं बताती हूँ। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेडियन। रेडियन इज़ यूनिट, किसका यूनिट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। ठीक है, अब 1 रेडियन जो है ना वो बराबर है 180 डिग्री अपॉन पाई के, और अगर इसको सॉल्व करें 180 डिग्री अपॉन पाई को तो 57.3 डिग्री बनता है। क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है तो 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है, तो ये 1 डिग्री आपकी इतनी रेडियंस के बराबर है। ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है a wheel of bike rotate from a rest and achieve radian per second, what will be its angular acceleration। भाई हमें velocity दी है, अगर बात करूँ तो angular velocity दी है और टाइम दिया है, फॉर्मूला वही लगेगा। आप angular velocity angular acceleration निकाल रहे हो, आपका टाइम निकल आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ यूनिट सब कुछ सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर। द रेशियो बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, विच लॉ हैज़ अ ग्राफ सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, आइसोथर्मल एंड बॉयल्स लॉ का चाल ग्राफ जो है वो सिमिलर होता है। अगर सडन रेन हो गई, अब कार मूव कर रहा है, ठीक है, ऑन द रोड, तो क्या हो सकता है। देखो अगर हम पहली बात करें, फोर्स ऑफ इंजन डिक्रीजेस। क्यों फोर्स ऑफ इंजन डिक्रीज होगा, पानी क्या कार के अंदर जा रहा है। बैलेंस विल नॉट बी मेंटेन, ये हो सकता है क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो फोर्स जो रोड पर पानी आ जाएगा, रोड पर पानी आ जाएगा तो फ्रिक्शन डेवलप्ड होगा, तो बैलेंस शायद मेंटेन ना हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी अफेक्टेड, क्यों भाई, लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजेस। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है मास एंड वेलोसिटी, और मास और वेलोसिटी हम कार की बात कर रहे हैं, तो रेन का
कार के मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा और वेलोसिटी पर, ठीक है। तो हाँ, लीनियर मोमेंटम आपकी इंक्रीज होगी, बेटर ऑप्शन ये हो सकता है। वैसे बैलेंस विल नॉट बी मेंटेन भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, बाकी ये सही नहीं है। मेजरिंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल ये वाला एप्लीकेशन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जिबिट फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अच्छा, ये पेपर मुझे मिल नहीं रहे थे, यहाँ पे ये मुझे मिला है, ठीक है, लेकिन ये आंसर कीज के साथ था, इसलिए अब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डजंट चेंज ड्यूरिंग द एडियाबैटिक चेंज्ड इज, अच्छा कौन सी चीज़ नहीं बदलती एडियाबैटिक चेंज में? आइसोथर्मल में आपको पता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, एडियाबैटिक में आपका अमाउंट ऑफ हीट चेंज नहीं होता। विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैं समझा चुकी हूँ, और ये इंडिपेंडेंट होता है शेप ऑफ द सरफेस, ठीक है। जिस एरिया में ये क्लोज होता है ना, ये जो चार्ज है जिस शेप सरफेस में आपका इनक्लोज होता है, यानी जो आपका चार्ज है ना, वो जिस शेप में इनक्लोज है, जिस चीज़ में इनक्लोज है, उसके शेप के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, उसके शेप के इंडिपेंडेंट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि चार्ज जो है वो इस पेन जो है वो चार्ज जो है इस पेन में है, ठीक है। अब ये कोटिंग हो गई ना उस चार्ज की, वो चार्ज जो है इसमें इनक्लोज हो गया। अब ये जिसमें इनक्लोज है ना, इसके शेप पे इंडिपेंडेंट है। आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 155, इन बीटा पॉजिटिव डिके द न्यूक्लियर नंबर इज कंजर्व्ड। बीटा डिके भी बहुत अच्छा समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट फॉर अ फीलिंग फॉर बॉडी, ये वाली होगी, ठीक है। mgh+1 ऑफ, क्योंकि वर्क डन आप होता है ना, वर्क डन आपकी चेंज नहीं होता, mgh+1 अपॉन mv², पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, द प्रोडक्ट फ्लो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव, जो कि मैं अभी फॉर्मूला आपको बता भी चुकी हूँ, ये वही वाला फॉर्मूला है। अच्छा, दो बॉडीज़ हैं, दो मासेस दिए गए हैं, उसको हमने एक सेम हाइट पर थे, वहाँ से हमने उसे ड्रॉप कर दिया। अब बताओ कौन सी वैल्यू सेम रहेगी दोनों बॉडीज़ की? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन आपका सेम रहेगा, दैट इज़ 9.8 मिलीमीटर पर सेकेंड। बॉडी है 4 kg उसका मास है, रेडियस उसका 2 मीटर है। अगर वो बॉडी मूव करी है और उसने एक कंप्लीट सर्कल कर लिया, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दैट बॉडी? ये तो कंप्लीट करके ये तो पूरा याद कर लो कि अगर कंप्लीट राउंड सर्कल की बात हो रही है, दैट इज़ आपका वर्क डन 0 है, ठीक है। लेकिन 2-3 बातें और भी याद कर लो कि वर्क डन कहाँ 0 होता है। अगर एक वर्क डन आपने पढ़ा होगा ना आइसोकोरिक प्रोसेस में, जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक वर्क डन का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर अगर v आपका कांस्टेंट है ना, तब आपका वर्क डन 0 होगा। एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं एफ डी कॉस थीटा, उसमें अगर आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री है, तब आपका वर्क डन जो है वो 0 होगा, ठीक है। एक और बात भी होती है, अच्छा वो जो उस सवाल में वर्क डन की बात हो रही थी ना कि वर्क डन 0 होगा, तो वो सर्कुलर मोशन की बात हो रही थी, ठीक है। सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि सर्कुलर मोशन में वो जो सवाल था वो सर्कुलर मोशन का था, और सर्कुलर मोशन में आपका वर्क डन इसलिए 0 है क्योंकि जो एंगल बन रहा है ना एफ टी और डिस्टेंस के बीच में, फोर्स के बीच में, वो 0 डिग्री बन रहा है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसलिए आपका जो वर्क डन है वो 0 हो रहा है। क्लियर हो गया? ये इस पर इम्पॉर्टेंट है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री का है, इसलिए ये सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन 0 होता है। क्लियर हो गई बात? इसको ध्यान मत दीजिएगा। बाकी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात करें हम, तो वो तो सर्कुलर मोशन हो गया, लेकिन हम दो फोर्सेस में डिवाइड करते हैं। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल, इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये तीनों फोर्सेस से वर्क डन हो रहा है, तो वो जो वर्क डन होगा ना, वो अगर क्लोज पाथ में हो रहा होगा तो 0 होगा। लेकिन वही वर्क डन, देखो इन फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है ना, वो पाथ के इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन अगर वो पाथ क्लोज हो जाए ना, तो फिर आपका वर्क डन 0 होगा।
एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि ये वाले हैं सारे। इनमें क्या होता है, इनमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो पाथ क्लोज हो जाए ना, फिर आपका वर्क डन नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा। और एक ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में भी आप देख लो 90 और 270 पर वर्क डन ज़ीरो है, बाकी में मैक्सिमम है। अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो तो कन्फ्यूज मत हो ना, बस इतना याद कर लो कि सर्कुलर मोशन में आपका वर्क डन ज़ीरो होता है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, वेरी इजी। इन स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स करवा चुकी हूँ मैं ये। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड इज 50 हर्ट्ज, द फोर्थ हार्मोनिक विल बी। अच्छा, ये बहुत ईजी होता है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना होता है। ये आपका वो हो जाएगा फोर्थ हार्मोनिक, और ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 163। अ बॉल इज थ्रो हॉरिजॉन्टली विद अ 9.6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट विल बी। अच्छा, पहली बात तो ये देखो, अ बॉल इज थ्रो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब ये पे प्रोजेक्टाइल मोशन है, और 2022 के जब मैंने वीडियो सॉल्व किया था तो मैंने बताया था कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन कितने कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। अब वो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक लड़का है, वो खड़ा है, उसके पास बॉल है, उसने बॉल फेंका हॉरिजॉन्टली, ठीक है। वो बॉल गया डिस्टेंस पर। अब उसकी हमने वेलोसिटी बतानी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट बनाना है। तो ये वी आई विच इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट, वी एक्स विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर वी एक्स को मैं तोड़ दूँ, वी आई एक्स यानी इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का फंक्शन ये है, उसकी खासियत ये है कि वी आई एक्स और वी एफ एक्स यानी इनिशियल हॉरिजॉन्टल और फाइनल हॉरिजॉन्टल वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर भी होगी, जबकि वर्टिकल वाली में कहानी ये होती है कि इनिशियल वाली ज़ीरो होती है और वी एफ वाई आपको फॉर्मूले के थ्रू मालूम करनी पड़ती है, बट इट इज़ फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। 164, तो आंसर आपका 119.6 ही होगा। In the projectile motion, the acceleration in the horizontal direction is 0, ठीक है। 165, in the vibratory motion, the maximum displacement of the body on either sides of its equilibrium position, it's called amplitude। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो इसलिए ज़ीरो होती है क्योंकि वहाँ पे मूव ही नहीं हो रहा होता, ठीक है, चेंज नहीं आ रहा होता वेलोसिटी में। वेलोसिटी थ्रू आउट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी होती है वो थ्रू आउट मोशन सेम होती है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कहाँ से जनरेट होगा। द प्रोसेस इन विच नो एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म्ड, कहाँ पर, आइसोकोरिक। अभी बताया कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन ज़ीरो होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। A transformer is used to transform alternating current and voltage. It's very easy. A semiconductor diode can be used as half wave rectifier. Half life of the radon gas. अब ये तो आपको फॉर एग्जांपल फिजियो में नहीं, फिजिक्स में आपका एक रट्टा लगाना पड़ेगा, ये मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा उस वक्त। दो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस उसकी दी हुई है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, वोल्टेज आपको दिया गया है, आपको चार्जेस मालूम करने ईच कैपेसिटर्स पर। वेरी इजी, ये आपको आना चाहिए। एक सॉफ्ट सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब क्या हुआ कि हमने उसके लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ को डबल करने के बाद इसका लेकिन इसका जो रेडियस था ना वो कांस्टेंट था। व्हाट वुड बी द न्यू रेजिस्टेंस। अब बताओ न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। वेरी इजी, रेजिस्टेंस हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द लेंथ। अगर रेडियस ज़्यादा हो रहा है तो आपका डबल हो रहा है, लेंथ आपका डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, चाहे रेडियस पे कोई कांस्टेंट हो या कांस्टेंट ना हो।
द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इन एयर इज़ 332. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड? अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर के, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब आपका टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो 362 हो गई, डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। एक फोर्स है 2F, मास भी है, एक्सेलरेशन भी है। अब दूसरा फोर्स है, उसका मास हमें मालूम करना है और एक्सेलरेशन हमें दी गई है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि पहले हम जो पहला वाला दिया है ना हमें 2F 10 × 30, यानी ये मास दिया था, ये एक्सेलरेशन दी थी। पहले इससे हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास निकल गई। फिर हम दूसरा फोर्स रखेंगे विच इज़ 5F, और उसमें हमें m मालूम करना था और एक्सेलरेशन दी गई थी। फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ टू वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अनदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। उसके बाद है कि एक एटम है, उसने ट्रांजिशन की E2 के स्टेट से वो लोअर E2 के स्टेट में आ गया। अब बताओ कि प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्म में इसकी स्पीड ऑफ लाइट, यानी ऐसा फॉर्मूला दो कि स्पीड ऑफ लाइट भी हो उसमें, और ये जो डिफरेंस आ गया ना कि भाई वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में आया, और वो ऐसा फॉर्मूला बताओ जो प्लैंक कांस्टेंट को भी एक्सप्रेस करे, स्पीड ऑफ लाइट को भी एक्सप्रेस करे, और ये जो ट्रांजिशन हुई इसको भी एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।